गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब तक की 7 यूनिट की वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे डल चुकी हैं, तो आप लोग उसे देखो और बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी है क्लासेस। यूनिट नंबर 8 के बाद हमारे पास लास्ट यूनिट बचेगा यूनिट नंबर 9 और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 8 में कि ये होता क्या है। बेलमेंट एंड प्लेज, इन दोनों के बारे में समझेंगे, इन दोनों का मतलब क्या होता है, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है और पार्टीज की लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टीज की के पास राइट्स क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा पास एक चैप्टर है, इसको खत्म करते हैं हम लोग। टारगेट रखिए कि 20 से 25 मिनट के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं ये चैप्टर। अब इसमें सबसे पहला टर्म है बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। जो ये वर्ड बेलमेंट है ना, इसका मतलब होता है कि आप ने किसी को अपना कुछ गुड्स दिया, ठीक है, पर्सन टू को। चलो इसमें अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आलिया एंड कैटरीना। ठीक है, अब आलिया ने कैटरीना को क्या दिया। कैटरीना की एक शॉप है, किस चीज की शॉप है, रिपेयर की। हमारी कैटरीना जो है ना वो कार रिपेयर करती है। आलिया खुद अपनी गाड़ी लेके जाती है और यहाँ पे क्या करती है, अपनी गाड़ी को खड़ी कर देती है। अब कैटरीना का काम क्या है, उसको रिपेयर करना है और फिर वापस आलिया को अपना उसका जो कार है वो रिटर्न करना है। तो बेलमेंट का मतलब होता है कि आपने अपना कुछ सामान दिया है अगले पर्सन को, यूज करने के लिए भी दे सकते हो, रिपेयर करने के लिए भी दे सकते हो, पैसे के बदले भी दे सकते हो, बिना पैसे के बदले भी दे सकते हो। मतलब बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी ये एक क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी विदाउट कंसिडरेशन भी ये पॉसिबल है। विदाउट कंसिडरेशन भी ये क्या होने वाला है, ये एक वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस केस में दो पार्टीज कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई आलिया जिसको हम क्या बोलेंगे, बेलर। दूसरी कौन होगी, कैटरीना, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेली। मतलब दो पार्टीज होती है इसके अंदर भी इन्वॉल्व, दो पार्टीज होती है। ठीक है, बेलर एंड बेली। बेलर वो जिसने अपना गुड्स क्या किया है, दिया है। बेली वो जिसके पास गुड्स का पोजीशन आया है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ना क्या क्या एसेंशियल चीजें होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला एसेंशियल चीज होता है कि इसमें पोजीशन का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। पोजीशन का ट्रांसफर भी होगा और फिर वो गुड्स वापस रिटर्न बैक भी होंगे। दो कंडीशंस हो गई। कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी चलेगा, कंसिडरेशन के बिना भी ये क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेलर एंड बेली दो पर्सन हो गए। एसेंशियल्स देखो, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो, इम्प्लाइड हो, दोनों हो सकता है। अब जब आलिया अपनी गाड़ी कैटरीना के गैराज के सामने लगाएगी तो वो ये तो नहीं बोलेगी इसको रिपेयर कर दो, वो इम्प्लाइड है कि इसको रिपेयर कर देगी। ठीक, तो ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कैसे होगी, अगर आलिया ने डायरेक्ट कॉल किया होता है उसको, उसके मैकेनिक को चाबी पकड़ा दी होती, वो डायरेक्टली तो डिलीवर करने नहीं गई, बट यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है। पर्पस होना चाहिए, यानी जब आप किसी को गुड्स दे रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस जरूरी है। हो सकता है रिपेयर हो सकता है आप उसको बस इंजॉय करने के लिए दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आलिया रणवीर को अपनी गाड़ी दे देती है कि जाओ घूम के आओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी पर्पस इन्वॉल्व है लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। पोजीशन का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। फिर रिटर्न ऑफ गुड, लास्ट में क्या होगा, गुड्स रिटर्न भी करने पड़ेंगे। तो ये 5 एसेंशियल्स हो गए। अब टाइप ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट जो है ना, बेनिफिट के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। बेनिफिट के बेसिस पे हम देखे जाए तो 3 तरह के बेलमेंट होते हैं, जिसमें बेलर को बेनिफिट हो, जिसमें बेली को बेनिफिट हो और जिसमें दोनों को बेनिफिट हो। जब हम
कार को रिपेयर करने दे रहे हैं तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट है। आलिया की कार रिपेयर हो जाएगी और कैटरीना को पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट हुआ। लेकिन जब आलिया ने रणवीर को अपनी गाड़ी यूज करने के लिए दी तो वहां पे सिर्फ रणवीर का फायदा हुआ, आलिया का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी किसका फायदा हुआ? बेली का फायदा हुआ, बेलर का कोई फायदा नहीं हुआ। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आलिया जा रही है फॉरेन घूमने के लिए, तो उसके पास क्या पड़ा था? उसके पास अपनी गाड़ी पड़ी हुई थी जो उसने सोचा कि अगर मैं घर में रखूंगी तो उस पर चोरी हो जाए, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, अपनी किसी फ्रेंड को दे देती हूँ ताकि वो सेफ रहे। तो उसने अपनी गाड़ी किसी अपने फ्रेंड को दे दी सेफ्टी पर्पस के लिए। यहाँ पे बेलर का फायदा हो गया, बेली का कोई फायदा नहीं हुआ, बेलर का फायदा हुआ है कि सेफ रही उसकी गाड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ? बेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो गया। तो बेलर का भी देख लिया, बेली का भी देख लिया, और दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट भी हमने देख लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब कि एक होता है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में क्या होगा? जैसे आलिया ने रणवीर को जब अपनी गाड़ी यूज करने के लिए दी तो उसमें उसने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, ये हुआ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। सेकेंड होता कि उसने गाड़ी रणवीर को देती लेकिन वो बोलती कि मुझे इसके बदले रेंट चाहिए, तो ये क्या हो जाता है? नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। तो टाइप्स हो गए दो, बेनिफिट्स के बेसिस पे और रिवॉर्ड के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग टाइप्स। अब है ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर मतलब वो पर्सन जो अपने गुड्स दे रहा है। जब कोई पर्सन अपना गुड्स दे रहा है तो उसकी भी ड्यूटीज है। क्या क्या ड्यूटीज है? जब वो गुड्स देगा तो वो ध्यान रखेगा कि इसमें कुछ भी ऐसी जरूरी बात है तो वो सामने वाले को बतानी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास आलिया ने गाड़ी रिपेयर के लिए लगा दी, उसके अंदर बम लगा होता, अब वो उसको नहीं बताएगी तो यहाँ पे किसका नुकसान होगा? कैटरीना का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आलिया की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज को डिस्क्लोज करे, नोन फैक्ट जो भी उसको पता है। फिर जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो उसको क्या करेगी? इनकर करेगी। यानी रिपेयर का खर्चा जो आएगा वो उसको रिपेयर का खर्चा क्या करना पड़ेगा? रिम्बर्स भी तो करना पड़ेगा। फिर इंडेमनीफाई करेगी बेली को, यानी कि उसको अगर कोई और किसी तरह का लॉस होता है तो उसको भी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। एंड बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड, और एट द एंड जब उसकी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो वो क्या करेगी? गुड्स अपने वापस ले लेगी। यानी ये 4 ड्यूटीज हो गई बेलर की। अब हम देखेंगे बेली की क्या क्या ड्यूटीज है। जिसके पास गुड्स आ रहा है वो ध्यान रखेगा सबसे पहले ना कि मेरे पास गुड्स आए तो मैं उसको अच्छे से टेक केयर करूं, यानी टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। फिर नो अनऑथराइज्ड यूज, जो यूज करने बोला है सिर्फ वो यूज करे, उसके अलावा अनऑथराइज्ड यूज ना करे। जैसे कि रणवीर को जब आलिया ने अपनी गाड़ी गिफ्ट करी, यूज कर गिफ्ट नहीं करी, सिर्फ यूज करने के लिए दिया है, घूमने के लिए दिया है। अब रणवीर अगर उसको रेंट पे चढ़ा दे कहीं और बोले भाई मेरे को उधर से साइड इनकम आती रहेगी, तो वो अनऑथराइज यूज हो जाएगा, वो नहीं करना है बेली को। फिर है नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड विद हिज ओन, यानी अपने गुड्स को बेली के गुड्स के बेलियर के गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान के चलो आटा चक्की वाले, आपने अपना 1 किलो आटा गेहूं दिया कि भाई हमें ये पीस के वापस दे देना, तो आटा चक्की वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बाकी आटों में इसको मिक्स ना करे बल्कि इसको अलग से ही प्रोसेस करे। तो यही है कि नॉट मिक्सिंग द बेलर्स गुड विद हिज ओन गुड्स। फिर लास्ट में क्या करेगा? रिटर्न करेगा, भाई अब तुम्हारा सामान तुम्हें मुबारक, रख लो उसे। और तो और अगर उसको उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है बाय चांस तो उसको वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि शाहरुख खान ने क्या किया, अपना घोड़ा दे दिया सलमान खान को, हॉर्स, कि ये लो इसको 6 मंथ्स के लिए रखो, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब 6 मंथ्स में क्या हुआ? हॉर्स हो गया प्रेग्नेंट एंड उसको एक छोटा सा बेबी हॉर्स। तो सलमान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हॉर्स के साथ साथ बेबी हॉर्स दोनों को ही रिटर्न करेगा, किसको? शाहरुख खान। तो यही कह रहा है कि टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट accruing फ्रॉम गुड्स पेड। ये हो गई ड्यूटीज ऑफ बेली। अब हम लोग देखेंगे राइट्स, दोनों ही पार्टीज के राइट देखेंगे। पहले बेलर के राइट्स देखेंगे फिर बेली के राइट्स देखेंगे
कि इनके पास अधिकार क्या क्या है, जिम्मेदारियां देख ली हम लोगों ने, क्या क्या जिम्मेदारियां उनको पूरी करनी है, लेकिन अब हम अधिकारों की बात करते हैं। बेलर के पास ये अधिकार है कि वो अपना बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर दे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट होता है खत्म, मेरा सामान मुझे कर दो वापस। दूसरा उसके पास अधिकार है कि वो अपना सामान वापस मांग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया सामान मांग सकता है, कुछ भी अगर उसने गलत किया है तो उसके बदले वो उसको क्या कर सकता है, केस भी कर सकता है। लास्ट में टू फाइल अ सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ बेली, केस करने के साथ साथ वो ये ड्यूटीज पूरा करने के लिए भी बोल सकता है बेली को कि भैया तुम्हें ये ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए थी, तो तुम वो ड्यूटीज पूरी करके मुझे दो। एंड लास्ट में कंपनसेशन भी मांग सकता है। ये तीनों ही चीजें ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाली बात हो गई। जब वो केस करेगा तो केस कर सकता है, फिर वो उस पे उसको वो काम करने के लिए भी बोल सकता है जिसकी बात हुई थी, साथ के साथ कंपनसेट करने के लिए भी बोल सकता है, तो तीनों एक ही चीज होती है। तो ये हो गई राइट्स ऑफ बेलर। अब हम करेंगे राइट्स ऑफ बेली। बेली मतलब वो पर्सन जिसके पास गुड्स आए थे, उसके पास क्या क्या अधिकार, उसके पास अधिकार है कि भैया वो बोले तो अपना सामान अपने पास वापस रख, मुझे अब नहीं चाहिए, यानी वो उसको वापस कर सकता है सामान। ठीक। सेकेंड, वो जो भी उसने सर्विसेज दी है, यानी जब कैटरीना ने आलिया भट्ट की गाड़ी रिपेयर करी तो उसके बदले वो पैसे भी तो लेगी, तो बोल सकती है कि मुझे मेरा कंपनसेशन वापस करो। फिर अगर उसको कोई लॉस हो सकता है उसने रिपेयर करने के लिए एक चीज बोली, उसके बाद उसने वो रिपेयर किया और फिर उसने वो टेस्ट ड्राइव पे निकल गए, पता चला उसका ब्रेक भी फेल था, ब्रेक फेल होने के कारण उसको हो गया लॉस, तो जो लॉस हुआ है ना उसके बदले कंपनसेट भी करना पड़ेगा, यानी राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू आइडेंटिटी भी करना पड़ेगा, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। अगर कोई फॉल्ट गुड्स था जिसके कारण उसको नुकसान हो गया, कुछ खर्चे किए थे उसने तो वो भी देना पड़ेगा। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड, यानी वो कोर्ट में भी जा सकती है ये चेक करने की गुड्स जो है वो किसके हैं, टाइटल जानने के लिए। एंड राइट ऑफ जनरल लेन, लेन को हम लोग भी पढ़ेंगे, लेन तो आपका पीछे नहीं छोड़ेगा अभी। सबसे पहला पॉइंट है तो यस, अगर जॉइंट बेलर तो वो क्या कर सकते हैं, किसी एक को भी डिलीट कर सकते हैं। अब है लेन, लेन वर्ड का मतलब देखेंगे हम लोग, और टर्मिनेशन, ये दो चीजें देखेंगे। अभी ये राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, अगर कोई पर्सन है जो कि गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में राइट्स क्या क्या मिल रहे हैं बेलर को भी बेली को भी, हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहला तो जिसने गलत किया है उसको केस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर उस पे क्या करोगे, उसको कंपनसेशन देने के लिए बोल सकते हो, बस ये छोटी सी चीजें हैं कि कंपनसेशन भी कर सकते, मांग सकते हो और केस भी कर सकते हो। अब टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट कैसे खत्म होता है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होता है। सबसे पहला, एक्सपायर हो गया पीरियड, मैंने आपको 2 महीने के लिए अपनी गाड़ी यूज करने के लिए दी थी, तो 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, बेलमेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा, पर्पस फुलफिलमेंट पे, यानी अगर गाड़ी रिपेयर करने के लिए दी है तो जैसे गाड़ी रिपेयर होती है हमारा क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा पूरा और बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा खत्म। उसके बाद थर्ड है नोटिस देके, यानी अगर बेली ने नोटिस दिया है तो एडिट करना पड़ेगा फालतू में, आप ये वीडियो मुझे यानी अगर बेली ने या बेयर ने किसी ने भी नोटिस दे दिया और अगले पर्सन ने उसको एक्नॉलेज कर दिया, तो बाय द नोटिस बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा खत्म, और बाय डेथ, यानी किसी भी एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिफ्थ है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर था वो ही खत्म हो गया तो बेलमेंट भी खत्म। यानी ये 5 क्या हो गए, बेलमेंट टर्मिनेशन के तरीके हो गए, जिस तरीके से बेलमेंट हमारा खत्म हो। अब फाइंडर ऑफ लॉस्ट फूड और राइट ऑफ लेन, ये 2 टॉपिक और है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट फूड क्या है कि आपको कोई सामान मिल गया, अब आपको कोई सामान मिल गया तो आपके पास क्या क्या राइट्स है, आपके पास राइट है कि अगर उस सामान के ओनर ने कोई कंपनसेशन देने का वादा किया था कि जिस भी पर्सन को ये मिलेगा मैं उसको फला रुपए दूंगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, उसके पास वो राइट आ जाता है कि मुझे अब वो पैसे मिलने चाहिए। ठीक, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट बात करता है। सेकेंड है व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट। अगर फाइंडर ऑफ गुड जो है वो बहुत कोशिशें करता है और उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद जो है ना वो ओनर मिल ही नहीं पाता, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो इस सामान को क्या करे, बेच दे। तो ये दो हमारे पास राइट हो गए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड के केस में। अब है राइट ऑफ लेन। राइट ऑफ लेन के लिए चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। फिर से पहुंच जाओ आप लोग फ्यूचर में। फ्यूचर में पहुंच जाओ 4 साल के बाद जब आप लोग बन गए हो सीए। अब ये एग्जांपल उन लोगों के लिए जो सीए तो बने हैं लेकिन उन्होंने क्या शुरू की, अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। तो आपने क्या किया, आपने शुरू कर दिया अपना सीए का फर्म। ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है HUL मान लो, ये आपके पास आती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके। बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके क्यों आई ये कंपनी, ऑडिट करवाने। तो उन्होंने बोला भैया हमारा ऑडिट करो। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने 2 महीने लगा के, 3 महीने लगा के, 2 to 3 months लगा के आपने क्या किया, ऑडिट कंप्लीट किया। ऑडिट कंप्लीट करते ही आपने क्या किया, साथ के साथ कुछ कुछ बुक्स वापस भी कर दी। अब एट द एंड में आप क्या मांगोगे, कंपनी से बोलोगे भैया हमें फीस पे करो, फीस पेमेंट। अब HUL पेमेंट नहीं करी, HUL के पास पैसे ही नहीं है, वो पेमेंट नहीं करी। तो आपने क्या किया, आपके पास जो बुक्स पड़े हुए हैं आपने क्या किया, उसको लेन कर लिया, मतलब आपने वो बुक्स जब्त कर ली। ठीक है, इसी को कहते हैं लेन, यानी आपने गुड्स रिटेन कर लिया। क्यों, क्योंकि आपको कंपनसेशन नहीं मिला। हालांकि जब आप सीए करोगे ना तो उसमें प्रोफेशनल एथिक्स है जिसमें बहुत सारी कंडीशंस है इससे रिलेटेड, तो वो आप डिटेल में आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन ये इससे रिलेटेड छोटा सा एग्जांपल था। तो राइट ऑफ लेन जो है, राइट ऑफ लेन किसको मिलता है, ये राइट उसी को मिलता है ना जिसको कुछ कंपनसेशन मिलना था और उसको कंपनसेशन नहीं मिला। ठीक, to retain the good belongs to another until his claim is satisfied and some due to him is repaid। ठीक, ये चीज हमने इस एग्जांपल में देखी। टाइप्स क्या क्या उसके, पर्टिकुलर उसका है, जनरल उसका है। जनरल मतलब वो बुक्स ना जिस चीज की सर्विस दे रहा है उसको ना मेंटेन करके, उसको ना रिटेन करके वो कुछ और रिटेन कर सकता था। हमारे केस में क्या हो जाएगा, हमारे केस में पर्टिकुलर लेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसी बुक्स पे काम किया और उसी बुक्स को रख लिया। जनरल हो जाता कि बुक्स तो उसने सारे रिटर्न कर दी थी लेकिन कंपनी का कोई कार वगैरह कुछ पड़ा होता सीए फॉर्म के प्रीमाइसेस में और उसने वो रिटेन कर दिया होता, तो क्या हो जाता, जनरल लेन हो जाता। पर्टिकुलर लेन और जनरल लेन के बीच डिफरेंस एंड देन हम करेंगे प्लेज। प्लेज में भी पार्टीज कौन कौन सी हैं, फिर प्लेज कितने टाइप का होता है ये देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे दोनों के बीच का डिफरेंस। जनरल लेन में क्या होता है, जनरल लेन एंड पर्टिकुलर लेन। पर्टिकुलर लेन सेक्शन 170 डील करता है, पर्टिकुलर लेन को सेक्शन 171 डील करता है। जनरल लेन, जनरल लेन में क्या होता है, जिस पे काम किया गया है उसी को रिटेन करते हैं। इसमें हम लोग किसी नहीं, पर्टिकुलर में हम लोग स्पेसिफिक चीज को रिटेन कर रहे हैं, इसमें जनरली उस पर्सन की कुछ भी गुड्स हो सकते हैं उसको रिटेन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, ये नॉन ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक कैसे है, ये बुक्स आई हुई थी हमने रिटेन कर ली। सेम कैटरीना के पास कार आई हुई थी रिपेयर करने के लिए, उसने रिटेन कर लिया, उसने दिया ही नहीं वापस, तो हो गया ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये एग्रीमेंट के थ्रू होता है। फिर इट इज एक्सरसाइज अगेंस्ट गुड इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर एंड स्किल, और इसमें लेबर एंड स्किल्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। दोनों ही एग्जांपल में हमने देख लिया, सीए वाले एग्जांपल में भी और कैटरीना और आलिया के एग्जांपल में भी, कि वहां पे उन्होंने क्या किया था, लेबर अपना लगाया था, उसमें उन्होंने अपनी मेहनत लगाई थी, स्किल्स लगाई थी। तो जनरल लेन में ये जरूरी नहीं, लेकिन पर्टिकुलर लेन में स्किल्स का, लेबर का लगना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया ओनली सच पर्सन आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 171, यानी बैंकर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए,
पॉलिसी ब्रोकर्स होगा, यही लोग क्या कर सकते हैं, जनरल लेन कर सकते हैं। जबकि पर्टिकुलर लेन कोई भी पर्सन कर सकता है, अनपेड सेलर जैसे कि आप लोग हो गए अनपेड सेलर, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है प्लेज। प्लेज का क्या मतलब होता है, द पेमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द पेमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, यानी यहाँ पे बेलमेंट भी है एंड प्लेज भी है। मतलब प्लेज तो मिलके बन रहा है, बेलमेंट भी है एंड सिक्योरिटी भी है। यानी एज ए सिक्योरिटी मैंने क्या किया, गुड्स दे दिया रखने के लिए कि भैया ये लो सामान, मैं अभी पेमेंट बाद में कर दूंगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, हम लोग बॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं कि जब भी बेटी की शादी के टाइम पे या खेती बाड़ी में किसान को जरूरत पड़ती है पैसों की, तो वो क्या करता है, अपने घर की कागज गिरवी रख देता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, कागज गिरवी रखता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेज। यानी हमने क्या किया, बेलमेंट कर दिया फॉर सिक्योरिटी। यानी जब किसान ने पैसे मांगे 10 लाख रुपए और उसको जब पैसे मिल गए, तो उसकी सिक्योरिटी के बदले उसने क्या किया, कुछ सामान दे दिया, ये लो आप ये सामान रख लो। अब वो जो मुंशी है ना, वो उस सामान को ऐसे ही बेच नहीं सकता, उसको वो रखना पड़ेगा संभाल के, जब तक ये उसके पैसे उसको रिटर्न नहीं कर देता। अगर वो साफ मना कर देगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उस केस में वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है प्लेज। प्लेज के एसेंशियल्स क्या क्या है, इसमें सिक्योरिटी के बदले हम लोग बेलमेंट कर रहे हैं, किसी सिक्योरिटी के बदले। बेलमेंट से पेलमेंट अलग होता है, सिक्योरिटी के बदले बेलमेंट, सिक्योरिटी के बदले बेलमेंट करना प्लेज होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज क्या है इसमें, गुड्स है। शैल बी इन एग्जिस्टेंस, गुड्स एग्जिस्टेंस में भी होना चाहिए। देयर शैल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेज, यानी डिलीवरी होनी जरूरी है। ठीक है, अब इसमें राइट्स देखो, पॉनी और प्लेजी की। पॉनी और प्लेजी कौन है, अभी मैंने आपको बताया ही नहीं कि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई ना। प्लेज हो गया एक तो वर्ड हमारा, फिर है पॉनर, पॉनी। पॉनर कौन होता है, यानी बेली। बेली मतलब जिसको सामान मिल रहा है, पॉनर मतलब वो जो सामान दे रहा है। अब पॉनी मतलब जिसको सामान मिला है, उसके क्या क्या राइट्स है, वो क्या कर सकता है, गुड्स को रख सकता है, उसके पास अधिकार है वो सामान रखने का। वो तब तक रखेगा जब तक उसकी सब्सिक्वेंट डेट्स रिलीज नहीं हो जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ खर्चा किया है तो वो भी रिकवर करेगा वो। पॉलिस राइट व्हेन पॉनर मेक फुल डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो वो क्या कर सकता है, उस सामान को बेच भी सकता है ना, बेच के रिकवर भी कर सकता है। फिर राइट ऑफ पॉनर, पॉनर के क्या क्या राइट्स हैं, पॉनर के राइट्स होते हैं, फिर राइट टू रिडीम, उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको उसके पैसे देकर अपना सामान छुड़ा सकता है, उसी को कहते हैं राइट टू रिडीम। अब दोनों की ही ड्यूटीज देख लेते हैं, ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी। जो पॉनी है वो कौन है, वो पर्सन है जिसके पास गुड्स आए हैं, जिसको सामान मिला है, जो उसने किसी चीज के बदले वो सामान लिया, यानी मुंशी जो होता है गांव में, वो मुंशी क्या कर रहा है, पैसा देता है, उसके बदले जमीन के कागज रख लेता है। तो उसके क्या क्या मुंशी के यहाँ पे हम देख रहे हैं, मुंशी की राइट्स क्या क्या, कि वो उसका रीजनेबल केयर करेगा, टेक केयर ऑफ रीजनेबल, टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अनऑथराइज यूज नहीं करेगा, सेम जो बेलर बेली का केस था वही यहाँ पे पॉनी का केस हो जाएगा। अनऑथराइज यूज नहीं करेगा, उसको वापस कर देगा जब वो मांगेगा, तो अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेगा एंड वापस कर देगा। ठीक है, फिर ड्यूटीज ऑफ पॉनर, पॉनर की क्या क्या ड्यूटीज है, ड्यूटीज की बात होगी अभी हम, कि वो पेमेंट कर देगा, डेट की पेमेंट कर देगा ताकि अपना सामान रिलीज करवा सके। उसको पॉनर को कंपनसेट करना पड़ेगा अगर उसने उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना पड़ा है तो।
कुछ भी ऐसा रिस्क है उसके सामान में तो वो भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेम जो हम बेलर के केस में पढ़ रहे थे वो कॉलर के केस में हम लोग देख रहे हैं, सेम टू सेम कंडीशन है। अगर प्लेज बाय नॉन ओनर्स, प्लेज बाय नॉन ओनर्स में ना 4 कंडीशंस हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा। प्लेज बाय नॉन ओनर्स कौन कौन हो सकता है, यानी मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट जो होते हैं, यानी एजेंट समझ लो आप अभी के लिए कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं चीजों को। फिर प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जो कि अनलॉफुल था, जो कि कोर्शन के थ्रू किया गया था, यानी जोर जबरदस्ती से एंटर हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट था, तो जो पर्सन अग्रीव पर्सन है उसके पास ये अधिकार है कि वो उस सामान को प्लेज कर सकता है। Pledge where corner has only a limited interest, where a person pledge goods in which he has only a limited interest, corner is not the absolute owner of the good, the pledge is valid only to that extent, यानी उस extent तक जहाँ तक उसका इंटरेस्ट है उस वैल्यू तक ही प्लेज जो है वैलिड होगा, और वो ऑनर के केस में प्लेज जो है वो वैलिड हो जाएगा उनके आपस की शेयरिंग के बेसिस पर। फिफ्थ पॉइंट है प्लेज बाय अ सेलर और बायर इन पोजीशन, a seller in whose possession the goods have been left after sale, a buyer who, with the consent of seller, obtain possession of goods before sale can make a valid pledge, provided the pawnee acts in good faith and who has no knowledge about the defect। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 5 पॉइंट्स। इसके बाद ये डिफरेंस है, ये आप पढ़ लो एक बार, छोटा सा डिफरेंस है, हमारा ये चैप्टर हो गया है फिनिश।